नमस्कार, सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हम सभी के लिए। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक्सटर्नल सेक्टर में। एक्सटर्नल सेक्टर कहें तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या है? हम सभी जानते हैं, जब हम एक्सटर्नल व्यापार करते हैं दूसरे देश के साथ, जब ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कॉपरेशन होता है अमंग नेशंस। तो आज का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम सभी के लिए, और मैं चाहूंगा कि आप इसको बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इस पर बहुत अधिक क्वेश्चंस बने हैं गत वर्षों में। जब हम अपनी देश की सीमाओं से बाहर ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं, और जब इंटरनेशनल एजेंसीज इस इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करती है, उसको कोऑपरेट करती है, तो इसके अंतर्गत हम सभी आज ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, इसको हम समझते हैं। नमस्कार, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मेरा नाम डॉक्टर दिलीप कुमार उत्तम है। मैं परीक्षा आइडिया के प्लेटफॉर्म से इकोनॉमी पढ़ाता हूं। मिक्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हमारे देश में, एक देश के अंदर व्यापार होता है, इंटरनल विद इन द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ए कंट्री, when the businesses are being carried out, is called domestic trade, domestic economics. When it goes from the boundary of the nations and the businesses are being carried out with the rest of the world, is called international economics. जब अपने देश की सीमाओं से निकल के दूसरी सीमाओं में, दूसरे देश की सीमाओं के साथ व्यापार किया जाता है, उसको हम इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। ट्रेड में क्या आता है, क्या अध्ययन करते हैं हम लोग? हम अध्ययन करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में ट्रेड, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। फाइनेंस, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट होता है एक देश से दूसरे देश के अंदर, उसका अध्ययन करते हैं। और क्या अध्ययन होता है? कोऑपरेशन अमंग द नेशंस। सब देश जो व्यापार करते हैं एक दूसरे के साथ, उनके साथ जो कॉपरेशन होता है, उसका अध्ययन करते हैं। अब सवाल यह है कि इन्हें, इस ट्रेड को, इन फाइनेंस को, इस कॉपरेशन को देखने वाली कौन से रेगुलेटर्स हैं, वह कौन सी एजेंसीज हैं, वह कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल, जो एक देश और दूसरे देश के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाए रखते हैं, कॉपरेशन करते हैं, रूल रेगुलेशंस इशू करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अभी हम लेक्चर में आगे पढ़ेंगे सारा। यानी कि इस बोर्ड पर जो लिखा है, इसका जो लबोलुआब है, यह है कि इंटरनेशनल बिजनेस के अंतर्गत जब एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड करता है, फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करता है, कोऑपरेशन करता है दूसरे देशों के साथ, उसका अध्ययन किया जाता है। और इस कोऑपरेशन और ट्रेड और फाइनेंस को जो कंट्रोल करता है, वह इंटरनेशनल एजेंसीज करती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन पे, WTO कौन कवर करता है इसको? ट्रेड को, फाइनेंस को और कोऑपरेशन को कौन कवर करता है, कौन देखता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। अभी हम इसको डिटेल में बात करते हैं। नेक्स्ट है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इसके अंतर्गत बहुत रीजनल एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत। इसका भी है। ट्रेड एग्रीमेंट्स, ट्रेड एग्रीमेंट भी होते हैं, उनको भी देखा जाता है, उनको भी समझा जाता है। ट्रेड एग्रीमेंट्स बिटवीन टू कंट्रीज, जैसे अभी पिछले दिनों हमारे ट्रेड एग्रीमेंट हुए
आजकल हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री चाइना में है और वहाँ पर एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके, जहाँ चाइना के राष्ट्रपति हैं, रशिया के राष्ट्रपति हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके अंतर्गत ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। वहाँ पर एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन की बात चल रही है। पिछले दिनों हमने एग्रीमेंट किया यूके के साथ, उसके बाद हमने कुछ इनिशियली स्टार्ट किया एग्रीमेंट्स विद यूरोपियन यूनियन के साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। यह सब एक देश दूसरे देश के साथ जो व्यापार के संबंध बनाता है, जो ट्रेड करता है, उनको देखने वाली एजेंसीज, उनको कंट्रोल करने वाली, उनके नियम बनाने वाली एजेंसीज, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वह है WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, ग्लोबलाइजेशन। और हम इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में? ग्लोबलाइजेशन। पूरी दुनिया के अंदर सब देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, उसके सिस्टम को समझते हैं। ग्लोबलाइजेशन में मल्टीनेशनल कंपनियों के सिस्टम को समझते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को समझते हैं, जो बाद में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको समझते हैं। बहुत सारे ग्लोबलाइजेशन के सिस्टम को समझते हैं। उसके अलावा रीजनल ब्लॉक्स भी बहुत ज़्यादा हैं। रीजनल ब्लॉक जैसे कि हम जानते हैं, सार्क की अगर हम बात करें, जैसे साउथ एशिया एसोसिएशन और रीजनल कोऑपरेशन है सार्क। इसके अंदर नेशनल इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट क्यों है और इन ऑर्गेनाइजेशंस का क्या फायदा है भारत के लिए, ये भारत को किस प्रकार से बेनिफिट देते हैं, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस की जो इंपॉर्टेंस है, जो उनका महत्व है भारत के लिए। उससे क्या होता है? भारत का ग्रोथ होती है, जीडीपी में ग्रोथ होती है। क्यों होती है अभी आगे के लेक्चर में हम आपको बताएंगे। और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ता है, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी बढ़ती है, दूसरे देशों के साथ रिलेशंस अच्छे बनते हैं। यानी कि जब इंटरनेशनल एजेंसीज बीच में आती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बीच में होते हैं, तो भारत भी लाभान्वित होता है, दूसरे देश भी होते हैं। भारत, मान लीजिए अगर ट्रेड एग्रीमेंट है किसी दूसरे देश के साथ, तो वर्ल्ड WTO इसका रेगुलेशंस तय करता है इंटरनेशनल, ताकि सभी देश एक दूसरे के साथ ट्रेड एग्रीमेंट, बेहतर संबंध बने रहें। IMF करता है, वर्ल्ड बैंक करता है मॉनेटरी फंड्स के अंतर्गत। इस प्रकार भारत की इम्पोर्टेंस होती है। जब इन ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस है, इंटरनेशनल बिजनेस को करने की इम्पोर्टेंस है भारत के लिए, इंडिया के लिए, ताकि देश की वृद्धि हो। जब दूसरे देश की टेक्नोलॉजी आएगी, पैसा दूसरे देश का आएगा, उस देशों में हमारा एक्सपोर्ट अच्छा होगा, तो देश के, इंडिया की ग्रोथ होगी, रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसके अलावा एक स्टेबिलिटी, रिलेशंस की स्टेबिलिटी भी बनती है, स्थिरता भी बनती है दूसरे देशों के साथ। ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन मैं आपके लिए लाया हूं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यह क्या है? यह देश के लिए, सभी देशों के लिए जरूरी क्यों है? जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड का, दुनिया का, विश्व का व्यापार का ऑर्गेनाइजेशन है। यह क्या करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यह एस्टेब्लिश्ड हुआ 1995 में, 1995 में इसका स्थापना हुआ। इसका हेडक्वार्टर जो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। और यह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम पहले क्या था? GATT, यानी कि जिसका जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT के नाम से हम इसको जानते हैं, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो 1948 में बना था, उसको रिप्लेस किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना 95 में।
तो इस प्रकार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो स्विट्जरलैंड में जेनेवा के अंदर स्थापित है, वह किस प्रकार फंक्शन करता है दुनिया के सभी देशों के लिए, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी क्रिटिसिज्म है, ये भी हम बात करेंगे। नंबर 1 देखिएगा, जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 हम बात कर रहे हैं। देखिए एस्टेब्लिश्ड का वो 95 में, वो हेडक्वार्टर का है इसका जेनेवा में, हमने अभी आपको बताया। इसका सक्सेसर 2 क्या है, GATT, जिसको हम बोलते हैं जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो 1948 में बना था GATT, वह अब बन गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 95 में, 1995 में। इसकी जो मेंबरशिप है देखिएगा, अभी बोर्ड पर नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबरशिप है, कितने कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, दुनिया के कौन कौन से देश इसके मेंबर हैं, लगभग 160 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, 160, 160। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह अक्सर पूछा जाता है। इंडिया वर्ल्ड ट्रेड्स ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर है, जो 1995 में स्थापित हुआ। जी, अब इसके फंक्शंस क्या हैं उसको हम समझते हैं। ये फंक्शंस क्या हैं इसके, देखिएगा, प्रमोट फ्री एंड फेयर ट्रेड। ये क्या करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है, इसके फंक्शंस क्या हैं पूरी दुनिया के बिजनेस के लिए, जिसके अंतर्गत 160 कंट्रीज आती है। क्या करता है, प्रमोट करता है फ्री एंड फेयर ट्रेड अमोंग नेशंस, यानी कि दुनिया के सभी देशों के अंदर जो व्यापार होता है एक देश से दूसरे देश के अंदर, उनको प्रमोट करता है, प्रोत्साहित करता है, उनको सपोर्ट करता है। कैसे करता है भी हम आते हैं उस पर लेक्चर पे। प्रमोट करता है फ्री एंड फेयर, फ्री प्रमोट करता है, देखिएगा, और फेयर ट्रेड, और सभी देशों में, एक देश से दूसरे देशों में फेयर ट्रेड हो, उचित व्यापार हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके रूल रेगुलेशंस बनाने वाला, उसकी सुपरविजन करने वाला WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा काम क्या करता है ये, रिड्यूस टैरिफ्स, क्वार्टर्स, ट्रेड बैरियर्स। देखिएगा, यह रिड्यूस करता है टैरिफ्स, कोटास एंड अदर ट्रेड बैरियर्स। जैसे रिड्यूस करता है टैरिफ, हालांकि अभी हम इस पर एक बात चर्चा करेंगे, हमें एक भारतवर्ष को एक झटका लगा है अमेरिका से टैरिफ पर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है दुनिया के किसी भी देश में जब कोई व्यापारिक संबंध बिगड़ रहे हो या बेहतर हो रहे हो या कुछ बैरियर्स हो, कुछ दिक्कतें हो, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है उसके बीच में आके उस पर सही फैसला करे, फेयर एंड फ्री, सही फैसला करे। बट रिड्यूसेस टैरिफ, जैसा कि इसका फंक्शन है, टैरिफ को रिड्यूस करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बट अनफॉर्चुनेटली वी हैड ए बिटर एक्सपीरियंस इन लास्ट मेनी मंथ्स that US President Mr. Trump had imposed another 25 extra tariff on India, and it became total 50% tariffs, which is not bearable for Indian exporters. 50% का यूएस ने जो टैरिफ लगाया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने उस पर बहुत अधिक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह एक तरफा फैसला हुआ। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, जैसा कि इसका फंक्शन है, रिड्यूस टैरिफ ही लिखा है। रिड्यूस टैरिफ, जब रिड्यूस टैरिफ करता है तो फिर इस तरह का जो अनफेयर फैसला हुआ मिस्टर ट्रम्प द्वारा, यूएस प्रेसिडेंट द्वारा, तो उस पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने उस पर सही नहीं किया, नंबर 1।
रिड्यूस करता है टैरिफ, इसका काम होता है। दूसरा क्या होता है, कोटा तय करता है। एक देश दूसरे देश के साथ कितना व्यापार करेगा, ट्रेड में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा। फाइनेंसिस में, फाइनेंसिस क्या होता है, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में, इस पर भी हम आगे लेक्चर में बात करेंगे। कैपिटल एसेट्स में, इंस्ट्रूमेंट्स में कैपिटल। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस पर कोटा तय करता है कि एक देश दूसरे देश के साथ कितना व्यापारिक संबंध रखेगा, कितना कोटा एक दूसरे के किस सेक्टर के अंदर तय होता है, वह भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है, कार्य है। इसके अलावा क्या करता है, अदर ट्रेड बैरियर्स, और इसके अलावा जो दूसरे बैरियर्स हैं और दूसरी रुकावटें हैं उनको भी देखता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है प्रोवाइड, नेक्स्ट है देखिए डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO क्या करता है, प्रोवाइड करता है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। जो डिस्प्यूट है एक देश के दूसरे देश के साथ, व्यापारिक संबंध है, उनको भी, उस डिस्प्यूट्स को, उन परेशानियों को भी, उस मैकेनिज्म को भी देखता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये WTO का काम है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बता सकते हैं, जैसे अमेरिका और इंडिया के बीच में एक इशू रहा है काफी समय से, सोलर पैनल डिस्प्यूट। सोलर पैनल को लेकर डिस्प्यूट हुआ है, उसके मैकेनिज्म को, उस डिस्प्यूट को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बीच में आया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने उस पर कुछ नियम बनाए। नेक्स्ट क्या है देखिएगा, नेक्स्ट इज नेगोशिएशन ट्रेड। देखिए ये एग्जांपल अभी आपको मैंने दिया सोलर पैनल पे। इसके अलावा नेगोशिएट्स ट्रेड रूल्स। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नेगोशिएट करता है व्यापार के जो नियम होते हैं उन पर वह अप्लाई करता है, दुनिया के सभी देशों को कहता है कि ये नियम बनाए गए हैं देशों के व्यापार के लिए। ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पर, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर, जिसको हम आगे बताएंगे, ट्रिप्स है, TRIPS है, उसको भी बताते हैं हम आपको। यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से कहें तो वह बुद्धिजीवी वर्ग जो एक देश के साथ दूसरे देश में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। बुद्धिजीवी जैसे बहुत टॉप क्लास जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो टॉप क्लास रिसर्चर हैं, डिस्कवरर हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, ट्रेड में भी देखता है, ट्रेड का कहें तो ट्रेड मार्क देखता है। इस तरह की चीजें नेगोशिएट्स करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको तय करता है अपने अंतर्गत अमॉन्ग द नेशंस, सभी देशों के बीच में। अब इसका जो आलोचना है, हमने जैसा कि शुरू में बताया इसकी रिड्यूस टैरिफ, अभी हम इसकी क्रिटिसिज्म भी देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। इसके क्रिटिसिज्म के अंतर्गत हमने देखा यह फेवर करता है डेवलप्ड कंट्रीज को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि हमने कहा ये जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, यूरोप में एक जगह है, वहां है। यह अभी तक देखा गया है कि WTO जो फेवर कर रहा है वह डेवलप्ड नेशंस को कर रहा है, कंट्रीज को कर रहा है। जैसे एग्रीकल्चर सब्सिडीज दे रहा है अमेरिका को और यूरोपियन यूनियन को, यूरोप को, जिसको हम बोलते हैं यूरोप की कंट्रीज को, यूरोपियन यूनियन को। यानी कि अभी तक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ज्यादातर जो सब्सिडी दी है, जो सहायता दी है, वह अमेरिका और यूरोप के देशों को दी है। और इंडिया नेग्लेक्ट रहा है, एशियन कंट्रीज नेग्लेक्ट रही है। तो यह एक बड़ा आलोचना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। जी नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, देखिए हमने पहले बात की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, डब्ल्यूटीओ की, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। यह 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस एक हुई है अमेरिका के अंदर, वॉशिंगटन के अंदर, उसके अंतर्गत 1944 में स्थापित हुआ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो स्थापित हुआ 1944 में हुआ अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी में, जैसा कि स्क्रीन पर इसके दिखाई दे रहा है, देखिएगा। एस्टेब्लिश कब हुआ? 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत हुआ ये कॉन्फ्रेंस। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वॉशिंगटन डीसी में। और इसके जो कंट्रीज, जो मेंबर देश हैं, 190 कंट्रीज इसके मेंबर हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। इसके जो फंक्शंस हैं, इसके फंक्शंस को हम समझते हैं, देखिएगा फंक्शंस क्या है, इसके काम क्या है। शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, यह प्रोवाइड करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फैसिलिटेट करता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कंट्रीज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ये क्या है? यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो देश झेल रहे हैं, उनको यह शॉर्ट टर्म के लिए पैसे से सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। अब सवाल यह है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? हम सभी जानते हैं कि एक देश के अंदर जब ट्रेड किया जाता है, अभी हम देश में वापस आते हैं, जब एक देश जब ट्रेड करता है दूसरे देश के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो अपने देश में, दुनिया के देश में जब व्यापार करता है, तो उसके अंदर एक बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक ट्रांजैक्शन है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के सर्विसेज की, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की जो ट्रांजैक्शंस है एक देश के दूसरे देश के साथ, वह बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाती है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जब देश के अंदर वापस आते हैं, तो उसका जो करंट अकाउंट है और जो कैपिटल अकाउंट है, तो करंट अकाउंट के अंदर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है और कैपिटल अकाउंट में जो इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जब इसमें एक भारी अंतर नजर आता है, जब बैलेंस डेफिशिएट हो जाता है, पूरा कहें इस बात को, जब एक देश के विदेशी व्यापार करते समय जब उसके व्यापार में डेफिशिएट आता है, घाटा आता है, तो उस घाटे को पूरा करता है, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस को सपोर्ट करता है शॉर्ट टर्म के लिए। कौन करता है? आईएमएफ फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म देखिएगा, लोन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है। पब्लिशर्स क्या करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, WEO, ये हमने आपको भी एक फंक्शन बताया। यह दूसरा फंक्शन जो देखिएगा, ग्लोबल, यह है दुनिया के सभी, पूरे ग्लोबल सिस्टम को, इकोनॉमिक हेल्थ को मॉनिटर करता है। क्या करता है? और ये आईएमएफ, हमने आपको पहले बताया कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है उन देशों को जिन देशों के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस है। दूसरा फंक्शन जो है ये मॉनिटर करता है, किसको मॉनिटर करता है? हेल्थ, किसी भी देश की जीडीपी की हेल्थ, किसी भी देश की क्या इकोनॉमिक कंडीशंस है, उनकी हेल्थ को यह मॉनिटर करता है। पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को, इकोनॉमीज को, अर्थव्यवस्थाओं की हेल्थ को मॉनिटर करता है आईएमएफ। सॉरी, किसके द्वारा करता है ये मॉनिटर? किसके द्वारा करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दुनिया के सभी देशों की आर्थिक क्रियाओं की लेखा जोखा होता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अंतर्गत उसकी जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट सर्वे करता है दुनिया के सभी देशों में, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। उस रिपोर्ट के आधार पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
मॉनिटर करता है दुनिया के सभी अर्थव्यवस्थाओं की हेल्थ, क्या वह किसी अर्थव्यवस्था डूब तो नहीं रही, किसी की परेशानी तो नहीं है। ये काम किसका है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का दूसरा फंक्शन है। तीसरा जो फंक्शन है, प्रोवाइड्स पॉलिसी एडवाइस, और दुनिया के सभी देशों को एक पॉलिसी, एक नीति की भी निर्धारण करता है, उनको काउंसलिंग करता है, उनको रास्ता बताता है कि एक देश से दूसरे देश के अंदर किस तरह से व्यापार हो सकता है। टेक्निकल असिस्टेंस का भी यह है, सपोर्ट करता है। कुछ देशों में टेक्निकल यानी कि टेक्नोलॉजी की कमी होने की वजह से उनके देश का विकास नहीं हो पाता। साउथ अफ्रीकन कंट्री से हमारा देश अभी बेहतर हुआ है पिछले बहुत कई सालों में। तो टेक्निकल असिस्टेंस भी आईएमएफ का काम है, उन देशों को प्रोवाइड करना जिन देशों को टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर में हम आपको बता सकते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, देखिएगा ये देखिए टेक्निकल हेल्प लिखा है, प्रोवाइड पॉलिसी टेक्निकल हेल्प। इसको हम एग्जाम्पल ये रहा श्रीलंका बेल आउट। 2022 में हम सभी जानते हैं श्रीलंका के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस आए, जहां पर जनता सड़कों पर आ गई और बहुत ज्यादा रिवोल्ट कर दिया। तो इसका एग्जाम्पल श्रीलंका 2022 में तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी। दूसरा हमने देखा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, ये हमने आपको याद होगा, ग्रीस की एक प्रॉब्लम आई थी, यूरोजोन क्राइसिस हुए थे ग्रीस के अंदर, यूरोजोन के अंतर्गत क्राइसिस हुए थे, तो उन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने उनको लोन दिए। बहुत अधिक दिक्कत आ गई थी लोगों की, बैंकिंग सिस्टम खराब हो गया था ग्रीस के अंदर। यह बात है उस दौरान की जब यूरोजोन जो क्राइसिस चल रहा था, यानी कि यूरोप के अंदर जब क्राइसिस चल रहे थे, तो सबसे ज्यादा जो मार पड़ी वह ग्रीस देश को पड़ी। उसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पैसा दिया, लोन दिया। श्रीलंका का हमने आपको बताया 2022 के अंदर क्राइसिस हो, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने उसको भी डेट दिया। इसकी हमने बात तो की आईएमएफ, लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं, क्रिटिसिज्म भी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो काम कर रहा है दुनिया के सभी देशों के लिए, इसकी कुछ दिक्कतें भी हैं, आलोचना भी है किस तरह से इसने काम किया। हार्श कंडीशनैलिटीज, यानी कि बहुत अधिक दिक्कतें करता है, अपने नियम के तहत उसको वायलेशन करता है। जैसे सब्सिडीज देनी है दुनिया के देशों में, खासतौर पर डेवलपिंग कंट्रीज को, तो उन पे कट लगाता है। दुनिया के सभी देशों को प्रॉपर तरीके सब्सिडीज नहीं देता और कोशिश करता है कि उनका प्राइवेटाइजेशन हो। प्राइवेटाइजेशन से कहें तो जो उसके जो खास चहेते हैं, जो फेवर्स में है, वह उन देशों के में इन्वेस्टमेंट करे, प्राइवेट हैंड्स उसके अंदर आए, उनको फायदा हो। तो इस प्रकार इसका एक बहुत बड़ा आलोचना वाला ये केंद्र है। और दूसरा जो इसकी आलोचना हो कही जा सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हमेशा, अक्सर हमने देखा पिछले काफी सालों से, तो वह अमेरिका और यूरोप को अक्सर फेवर करता मिला है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे अभी हम। वर्ल्ड बैंक ग्रुप देखिएगा, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है? जैसे कि हमने कहा ग्रुप, ये देखिएगा ग्रुप वर्ल्ड बैंक, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं और कौन से और से इंस्टीट्यूशंस आते हैं, वो हमको देखना है अभी। देखिए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत बहुत सारे फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स आते हैं, फाइनेंशियल बैंक आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भी, यहाँ पहले हम बात करते हैं कि एस्टेब्लिश हुआ, ये स्थापित हुआ 1944 में ब्रिटन वुड्स एक कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके अंतर्गत 1944 में हुआ। कहाँ हुआ ये? वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक अमेरिका के अंदर वर्ल्ड बैंक जो स्थापित हुआ 1944 में ब्रिटन वुड्स के अंतर्गत, इसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, वॉशिंगटन डीसी में है। इसके जो दो मेन जो तो ताकतवर हाथ हैं कहीं तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो मेन जो दो खास हैं, देखिएगा,
जो आम हमने बोला कि दो इसके मजबूत एजेंसीज हैं वर्ल्ड ट्रेड ग्रुप के अंदर, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत, वह है IBRDA। देखिए हम इसको बताते हैं अभी आपको, लोन्स टू मिडिल इनकम एंड IDA सॉफ्ट लोन्स टू पोरेस्ट, ये दो है, IBRD एंड IDA। IBRD क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शनल एंड डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शनल एंड डेवलपमेंट, IBRD। यह क्या करता है? लोन्स टू मिडिल इनकम, यानी कि वह देश जिनकी बहुत अधिक इनकम नहीं है, जिन देशों की, उनको ये क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, IBRD। दूसरा है IDA। IDA से अभिप्राय है, देखिए ID है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। यह क्या करता है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, यहां RDBI था। IDBI क्या करता है? ये सॉफ्ट लोन्स टू पुअरेस्ट, जो बहुत गरीब देश है दुनिया के, अफ्रीका में अक्सर देखा गया, उन देशों को यह फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो दो मेन हाथ हैं, जो मजबूत प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स हैं, वह IBRD है और दूसरा IDA है, इंटरनेशनल बैंकिंग रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है IBRD, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। तो इस प्रकार इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, ये दोनों मिलकर गरीब देशों को और जो कमजोर देश है उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। अब इसके अलावा हमने देखा इसके जो दूसरे और भी अदर आर्म्स, दूसरे जो हाथ हैं, IFC, मेगा, ICSID, ये क्या है? देखिए आपने कहा दो मजबूत इसके फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स हैं, IBRD और दूसरा IDA। इसके अलावा और भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो दूसरे जो मजबूत प्लेटफॉर्म्स है फाइनेंशियल, IFC, मेगा, ICSID। IFC से क्या बनता है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है मेगा। मेगा से क्या बनता है? आपने मेगा के पहले आपको बता दें कि मेगा से क्या बनता है। मेगा से बन रहा है, देखिए मेगा से बनता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मेगा। मेगा अगर आपको याद आ रहा होगा तो मेगा हमारे प्रधानमंत्री ने भी नाम दिया है कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन। यह भी मेगा भी एक स्लोगन दिया गया है इंडिया के PM द्वारा। लेकिन यह मेगा जो सामने बोर्ड पर है, इसका मतलब है कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ICSID। ये भी इस प्रकार एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है। ये क्या है? ICSID क्या है? ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। कहने का मतलब यह है कि ये दो मेन है वर्ल्ड बैंक के
प्लेटफॉर्म फाइनेंशियल, IBRD और IDA जो बहुत अधिक सक्रिय हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत, और जो दूसरे ग्रुप हैं फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स है, IFC है, मीगा है, ICSID है। अब ये फोकस किस पे करते हैं? वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है, ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म है, ये किस पर फोकस करते हैं? इनके फंक्शंस क्या है? इनके फंक्शंस अगर हम बात करें तो फंक्शंस हमने पाया कि फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, यह किसको सहायता करते हैं? यह सभी ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म्स यह फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, फंड्स से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें पैसा चाहिए, जैसे रोड्स है, डैम्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन सबको फंडिंग की जाती है इन प्लेटफॉर्म्स द्वारा जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, IBRD, IDA और इसके अलावा IFC, मीगा और ICSID। इसके अलावा और भी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यह फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स हेल्प करते हैं दूसरे सभी देशों को जिनको जरूरत है। क्या हेल्प करते हैं? किस चीज में हेल्प करते हैं? रोड्स बनाने में, डैम्स बनाने में, स्कूल्स बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में, उन देशों के अंदर जिसमें बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उन देशों में यह इनका काम है। और यह है, देखिएगा, फोकस किस पे करते हैं? पॉवर्टी रिडक्शन पे भी करते हैं सॉरी, और किस पे? पॉवर्टी रिडक्शन पे भी करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करते हैं, डेवलपमेंट पे करते हैं। गरीबी हटाए उसका भी यह ध्यान रखते हैं देशों की। जिन देशों के अंदर गरीबी ज्यादा है, पॉवर्टी, उसको रिमूव करते हैं, उस पर हेल्प करते हैं, रिडक्शन करते हैं उनका, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि डेवलपमेंट करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बताया कि लगातार सतत विकास हो देश का, उसमें ये वर्ल्ड बैंक के ग्रुप प्लेटफॉर्म हेल्प करते हैं मिल करके। इसके एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड किया स्वच्छ भारत को किया। स्वच्छ भारत मिशन जो भारत का एक सफाई अभियान था जो चल रहा है अभी भी, स्वच्छ भारत मिशन, उसको सपोर्ट किया वर्ल्ड बैंक ने। स्किल इंडिया को सपोर्ट किया है वर्ल्ड बैंक ने। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को, ग्रामीण के क्षेत्र में जो बिजली का जाल बिछाया गया है, जो बिजली के जाल को बिजली के इलेक्ट्रिफिकेशन में भी सपोर्ट करता है वर्ल्ड बैंक, उनको फंडिंग करता है। ये वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत ये जो दूसरे जो इनके आर्म्स हैं, जो इनके हाथ हैं, जो दूसरे फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स हैं, वह भारत में स्वच्छ भारत मिशन में सपोर्ट किया, वहाँ फंडिंग की। भारत में स्किल इंडिया को फंडिंग की भारत में, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजली के इलेक्ट्रिफिकेशन था उसमें भी हेल्प की। अब नेक्स्ट हम चलेंगे, ये देखिएगा नीचे, नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर ट्रेड एग्रीमेंट्स। ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या है? ये देखिए, ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी कि देशों के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जब एक देश दूसरे देश के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि उनका जो व्यापारिक संबंध होता है, ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, वे क्या है, कितने प्रकार के एग्रीमेंट्स होते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे, जैसे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, FTAs हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इसको हम बोलते हैं। तो ये सारे एग्रीमेंट जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, दुनिया के सभी देश जो एक दूसरे देश के साथ मिलके एग्रीमेंट करते हैं, एक समझौता करते हैं, वह कौन कौन से हैं जो मुख्य हैं? देखिए, बायलैटरल क्या है? ट्रेड एग्रीमेंट बायलैटरल, जैसे इंडिया और जापान के बीच में CEPA के नाम से है। इंडिया और जापान के बीच में बायलैटरल एग्रीमेंट है, ट्रेड एग्रीमेंट है, बिटवीन टू कंट्रीज के अंदर आता है, ये ग्रुप कंट्रीज में भी आता है। लेकिन बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो आता है दो देशों के बीच में होता है, जैसे इंडिया और जापान के बीच में हुआ SEPA के नाम से, दो देशों के बीच में बायलैटरल एग्रीमेंट कहलाया।
और रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट जो है वह ग्रुप ऑफ कंट्रीज में होता है। देखिए रीजनल रीजनल एशियन फ्री ट्रेड एरिया EU जैसे रीजनल रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या है, देखिएगा नेक्स्ट है रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। एशियन फ्री ट्रेड एरिया EU यूरोपियन यूनियन, ये क्या है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। 10 देश, कुछ लगभग 10 देश आते हैं एशियन कंट्री में। ASEAN, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, साउथ ईस्ट नेशन, एशियन जो कंट्री है, एशियन जो कंट्री है फ्री ट्रेड एरिया है, ताकि एशियन कंट्रियों के बीच में लगभग 10 देशों के बीच में ट्रेड फ्री रहे। उनके बीच में जो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है वह ट्रेड एग्रीमेंट RTA के नाम से कहलाता है। यूरोपियन यूनियन के साथ है। यूरोप के देश कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो फ्रांस, इटली, जर्मन, दूसरे देश हैं, वह एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड करते हैं, बैरियर्स नहीं है, रुकावटें नहीं है। तो जब रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं जिसको RTA के नाम से, तो यह ग्रुप ऑफ कंट्रीज होती हैं। जैसे एशियन कंट्रीज हमने बताया, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, यूरोपियन नेशंस हैं, यूनियन है, तो उनके बीच में रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट है मल्टीलेटरल। मल्टीलेटरल क्या होता है ट्रेड एग्रीमेंट? मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट क्या कहलाता है? यह कहलाता है ऑल WTO मेंबर्स, ऑल WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं वह मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनके बीच में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होता है? जैसे हमने देखा कि इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ एग्रीमेंट है। हम जानते हैं कि हमारे दो देशों के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। एक देश दूसरे देश के साथ अपना व्यापार फ्री में कर सकता है, ड्यूटी नहीं लगती है। कुछ नॉमिनल ड्यूटीज होती हैं, फॉर्मेलिटीज होती है, लेकिन फ्री ट्रेड है। इंडिया और UAE के साथ है, जो CEPA के अंतर्गत 2022 में हुआ, वह एग्रीमेंट है। ये देखिएगा, इसके प्रोस एंड कॉन्स, इसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के इसके फायदे क्या है, या इन सभी ट्रेड एग्रीमेंट्स के फायदे क्या है। ट्रेड एग्रीमेंट हमने कहा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं दो देशों के बीच में, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, यह ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में होता है। मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स होते हैं, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो के मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच के अंदर ये ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होता है? जैसे इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ हुआ, इंडिया और UK के साथ हुआ। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है देखिएगा, प्रोस एंड कॉन्स क्या, इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। इसकी जो प्रोस है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है भारत के लिए, इससे क्या होता है? एक्सपेंड होता है एक्सपोर्ट, निर्यात में फायदा होता है, मोर एक्सपोर्ट बढ़ता है, चीपर इंपोर्ट्स, और जो आयात होता है चीजों का वह सस्ता होता है जब एग्रीमेंट होता है। हमने कितने प्रकार के एग्रीमेंट अभी आपको बताए, उनके अंतर्गत जब देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अब भारत के लिए उसका क्या फायदा है? जो भारत ने एग्रीमेंट किए हैं दूसरे देशों के साथ, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर इंडिया, उसके क्या फायदे हैं? एक्सपेंड होता है एक्सपोर्ट, व्यापार बढ़ता है, और सस्ता इंपोर्ट आता है उस एग्रीमेंट के तहत। जैसे कच्चा माल सस्ता आता है, टेक्नोलॉजी सस्ती आती है दूसरे देशों के साथ। ये क्यों टेक्नोलॉजी सस्ती है या क्यों रॉ मटेरियल सस्ता है? बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द नेशंस। दूसरे देशों के साथ जो एग्रीमेंट है उनके तहत कच्चा माल सस्ता आता है, आयात में टेक्नोलॉजी सस्ती आती है। बट मे ऑल्सो हर्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इसके नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है? इसके कॉन्स क्या है? पहले हमने प्रोस फायदे पढ़े, इसके कॉन्स क्या है, इसके नुकसान क्या है, ट्रेड एग्रीमेंट्स के नुकसान क्या है।
जो ये इस प्रकार के ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, इनके नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जो रीजनल यानी कि जो इंडस्ट्री होती है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है, जो देश की घरेलू उद्योग होते हैं, वह काफी नुकसान उठाते हैं। जैसे चाइना से बहुत चाइना से बहुत अधिक व्यापार होता है भारत के लिए, तो उससे जो चाइना का सस्ता माल आता है, चाइना की जब चीजें इंडिया में आती है, तो भारत की जो डोमेस्टिक जो उद्योग है उनको नुकसान पहुंचता है। ये एक नुकसान है जी। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अभी आपको स्क्रीन पर। ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट, ये भी अक्सर हम पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ये भी एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका मीनिंग क्या है कि इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि दुनिया के दूसरे देशों के साथ आर्थिक जो क्रियाएं हैं उनको जो कनेक्ट करके रखती है, वह ग्लोबलाइजेशन कहलाती है। उनके कल्चर को अपनाता है एक देश, दूसरा देश समझता है, लोग एक दूसरे के देश के साथ आते हैं जाते हैं, कल्चर में ज़्यादा इजाफा होता है। ग्लोबलाइजेशन यानी कि दुनिया जब एक विश्व पटल, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, सब देश मिल के काम करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि हमने कहा कि यह इंटरकनेक्टेड है अमॉन्ग द नेशंस। एक देश का दूसरे देश के साथ कल्चर भी ट्रांसफर होता है। ये देखिएगा इसका मीनिंग क्या है? इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ पीपल कल्चर, यानी कि अर्थव्यवस्थाओं में एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध जुड़ते हैं और कल्चर भी ट्रांसफर होता है एक देश से दूसरे देश के अंदर। इसके जो ड्राइवर्स हैं, जो देखिएगा, ड्राइवर्स का मतलब क्या है? मतलब जो मेन इसके अंतर्गत ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो चीजें चलती हैं, जो इसके अंतर्गत आती है, वह क्या है? देखिएगा, ट्रेड लिबरलाइजेशन, ट्रेड का लिबरलाइजेशन, एफडीआई, टेक्नोलॉजी, हम इसको आपको बताते हैं। ट्रेड लिबरलाइजेशन क्या है? ये ट्रेड लिबरलाइजेशन से अभिप्राय है कि एक देश जब दूसरे देश के साथ व्यापारिक संबंध रखता है तो वह आयात निर्यात में कुछ लचीलापन रखता है। दे गो फॉर लिबरलाइज द थिंग्स, दे डू नॉट मेक हार्श agreements to the other nations, trying to keep all flexible rule regulations to each other। एक दूसरे देश के साथ बेहतर संबंध बने, व्यापार आसानी से हो, चीजें आसानी से चले, इस पर ट्रेड लिबरलाइजेशन होता है। टेक्नोलॉजी में भी एक देश से दूसरे देश में जाती है। टेक्नोलॉजी ऑल्सो ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन। जैसे अमेरिका का कोई हम जब व्यापार करते हैं, हमारे देश में आता है, तो उस देश की टेक्नोलॉजी हमारे देश में आती है, यूरोप की आती है, चाइना की आती है। और जब हमारी टेक्नोलॉजी जब दूसरे देशों में जाती है, जैसे हम जानते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी उन्नत है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर है, और हमारी कई जगह पर हमारा ये जो टेक्नोलॉजी है दूसरे देशों में भी जाता है, उनको फ़ायदा होता है। इससे कैपिटल फ्लो होता है, एक देश से दूसरे देश के अंदर कैपिटल फ्लो होती है, जाती है आती है। इसके ग्लोबलाइजेशन के इसके जो ड्राइवर्स हैं, जो मेन काम है, माइग्रेशन होता है लोगों का एक देश से दूसरे देश के अंदर। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? देखिएगा, इसके बेनिफिट्स है एक्सपोर्ट ग्रोथ, जॉब्स, एफडीआई इनफ्लोस, ग्लोबल सप्लाई चेन्स। इसका क्या अभिप्राय है? इसके बेनिफिट क्या होते हैं? ग्लोबलाइजेशन के लार्जर मार्केट्स फॉर एक्सपोर्ट्स, इससे बड़ी मार्केट बनती है एक्सपोर्ट करने के लिए। ग्लोबलाइजेशन का फायदा क्या होता है कि जब किसी देश के अंदर ज्यादा डिमांड है किसी प्रोडक्ट की, तो वह देश जो अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, जो बेहतर प्रोडक्ट बनाता है, दूसरे देशों में एक अच्छे चांसेस होते हैं, एक बड़ी मार्केट मिलती है। जैसे अमेरिका के लिए इंडिया बड़ी मार्केट है, यूरोप के लिए इंडिया बड़ी मार्केट है, चाइना के लिए इंडिया बड़ी मार्केट है, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड है,
और दूसरे देशों का जो प्रोडक्ट है हमारे देश के अंदर आकर के बेहतर मार्केट की खोज करता है। तो लार्जर मार्केट बनती है, एक बड़ी मार्केट दिखाई देती है एक्सपोर्ट के लिए। एफडीआई फ्लो इनफ्लोस होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक सरकार की, हमारे देश की हम बात कर रहे हैं भारत की, एक सरकार की परमिशन से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है और एक विदाउट परमिशन से। ये आगे चल के हम बात कर सकेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। एफडीआई इनफ्लोस होता है, एक देश से दूसरे देश में जाता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, एक देश की टेक्नोलॉजी दूसरे देश के साथ ट्रांसफर होती है। जब ग्लोबलाइजेशन की बात हम कर रहे हैं, जब होता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स बेहतर होती है। इसके अलावा क्या होता है? ग्लोबल यानी कि दुनिया के सभी सप्लाई चेन्स, समुद्री मार्ग से बेहतर चीजें, व्यापारिक संबंध, शिप्स बेहतर काम करते हैं, वहाँ रोजगार भी बढ़ता है, उनका डेवलपमेंट होता है उस एरिया का। ग्लोबल सप्लाई बनती है, एक देश दूसरे देश के साथ इंटरकनेक्टेड है तो आसानी से एक प्रोडक्ट दूसरे देश के अंदर आसानी से पहुंच जाता है। जैसे इंडिया में आईटी और फार्मा है, यह एक ऐसी चेन है जो दुनिया के सभी देशों के अंदर बना के रखी है। इंडिया एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, यूरोप को भी, यूके को भी, ऑस्ट्रेलिया, जापान को, बहुत सारे देशों को करता है। तो एक चेन बन जाती है। आईटी में भी बहुत एक्सपोर्ट करता है इंडिया। अब इसके बेनिफिट्स की हमने बात करी, इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। इसके चैलेंजेस किस प्रकार है हम उस पर बात करते हैं। जैसे इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती है, ग्लोबलाइजेशन के नुकसान भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। देखिएगा चैलेंजेस क्या हैं इसके? जॉब लॉसेस इन एमएसएमईज, इनकम इनइक्वालिटीज, ग्लोबल शॉक्स, कोविड 2008 क्राइसिस, यानी कि कोविड भी हुआ और 2008 का क्राइसिस भी जो हुआ। इसका क्या मीनिंग है? इसका इनकम की असमानताएं बढ़ जाती हैं। ग्लोबलाइजेशन से दुनिया के सभी देशों में जो बेहतर कर पा रहे हैं, जिनके पास कैपिटल अधिक है, जिनके पास टेक्नोलॉजी अधिक है, वह तो तरक्की कर जाते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज। लेकिन इससे ग्लोबलाइजेशन के जो गरीब देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको इनकम की असमानता खाई ज्यादा गहरी हो जाती है। अमीर जो पैसे वाला है, जिसके पास कैपिटल अधिक है, वह अधिक कमाता है, और जो गरीब है वो बहुत अधिक नहीं कमा पाता, दिक्कतें आती हैं उसको। तो इनकम की इनइक्वालिटीज बढ़ जाती है। जॉब लूजिस, यानी कि उस देश के अंदर जैसे जो बहुत टेक्नोलॉजी से उन्नत नहीं है देश, जो स्किल्ड लेबर नहीं है जिन देशों के पास, उनकी नौकरियां छूट जाती हैं। ऐसा पिछले दिनों हमारे देश में भी देखा, दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसा होता है। यानी कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, सर्विस सेक्टर में बहुत अधिक प्रभावित होता है कई बार हमारा देश, दुनिया के दूसरे देश प्रभावित होते हैं जब एक देश दूसरे देश के साथ दिक्कत करता है। जैसे एग्जांपल के तौर में हमने देखा कि चाइना से जब प्रोडक्ट और सर्विसेज हम इंपोर्ट करते हैं तो उससे जो हमारे एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं हमारे देश के, वह बहुत अधिक प्रभावित हुए, बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। चाइना, क्योंकि चाइना का प्रोडक्ट सस्ता है, लोग उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो इस प्रकार जॉब लूज होते हैं, इस प्रकार नौकरियां जाती हैं। ग्लोबलाइजेशन का यह एक चैलेंज भी है, एक नुकसान भी है। और इसके अलावा जो दुनिया के अंदर जो जिस तरह के, जैसे कोविड के दौरान ग्लोबलाइजेशन का नुकसान क्या हुआ? जब कोविड के अंदर दुनिया बिल्कुल थम गई, लॉकडाउन लग गए दुनिया के सभी देशों में, तो उस दौरान बिल्कुल एक देश दूसरे देश को हेल्प करके कि सारी चीज़ें रुक गई, चीज़ों की ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो उससे क्या हुआ? पूरी दुनिया के अंदर जो एक बहुत बुरी पोजीशन आ गई, क्राइसिस हुआ दुनिया के अंदर। कोविड में हमने देखा 2008 में जो क्राइसिस हुआ अमेरिका के अंदर 2008-9 में, उसका भी असर पूरी दुनिया पे हुआ। सप्लाई चेन भी इससे डिस्रप्शन हुई, यानी कि सप्लाई चेन से अभिप्राय है जैसे हमारा आईटी का, फार्मा का जो एक्सपोर्ट होता है दूसरे देशों के साथ, वह भी प्रभावित हुआ। इस प्रकार ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत भी चैलेंजेस है। अभी हम बात करेंगे कि रीजनल इकोनॉमिक्स जो कॉपरेशन है वह क्या है। चलिए नेक्स्ट, रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन क्या है देखिएगा। जैसे कि नाम से लगे कि रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, जो
इकोनॉमिक रीजनल जो ब्लॉक्स हैं जो बनाए गए हैं आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करने के लिए, कोऑपरेशन करने के लिए, जैसे कि हमने कहा एशियन कंट्री आपको बोला था, साउथ ईस्ट नेशंस जो हमने बोले थे, एशियन नेशंस हमने बोले थे, 10 बताए थे आपको। इस प्रकार दुनिया के सभी देशों ने ब्लॉक बना रखे, ग्रुप बना रखे हैं रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से। कुछ देश सॉरी सॉरी जो दुनिया के जो रीजनल कोऑपरेशन जो एक दूसरे के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, जिन लोगों ने ब्लॉक्स बना रखे हैं, उनसे उनका क्या होता है, उनके साथ रीजनल जो ब्लॉक्स जो ट्रेड में बनाए जाते हैं, कोऑपरेशन के लिए बनाए जाते हैं एक दूसरे के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यूरोपियन यूनियन, यूरोप के जितने भी नेशंस हैं जो यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत आती है, उनका एक ब्लॉक है, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। ईयू इकोनॉमिक यूनियन का है। इसमें कॉमन करेंसी है, हम सभी जानते हैं, जैसे यूरो है। यूरोप के सभी देश जो उनका एक आपस के अंदर एग्रीमेंट है, एक यूरो करेंसी चलती है। यूरो करेंसी एक्सेप्ट करता है, इटली भी करता है, जापान भी करता, इटली भी करता है, जर्मन भी करता है, फ्रांस भी करता है, ब्रसेल्स ये बेल्जियम भी करता है। दूसरे यूरोप के सभी देश जो एग्रीमेंट के साथ, ब्लॉक के साथ बने, वह सब यूरो को एक्सेप्ट करते हैं। उन सब के लिए कॉमन मार्केट होती है। एक मार्केट के अंदर सभी जगह रेट एक जैसे होते हैं, सभी देशों के अंदर लगभग किसी एक प्रोडक्ट के, सर्विस के। तो इसका रीजनल ब्लॉक्स के इनके फायदे हैं। दूसरा जैसे नाफ्टा, जो नाफ्टा भी बदला गया, पहले था USMCA था, जो यूएस और कनाडा और मेक्सिको का ग्रुप था, वह जो नाफ्टा था वह USMCA में बदला गया। जो एक ग्रुप है अमेरिका का, कनाडा का, मेक्सिको का, यह भी एक रीजनल ब्लॉक है। इसके अलावा एशियन कंट्री है, जैसा कि हमने बताया आपको, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं, जो 10 कंट्री है, साउथ ईस्ट नेशन कंट्रीज 10 कंट्री, उनका भी एक ब्लॉक है, रीजनल ब्लॉक है। ब्रिक्स है, जैसे हम सभी जानते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स है। ये सब रीजनल ब्लॉक्स हैं। सार्क है। चलिए हम चलते हैं आगे, आपको बताते हैं। ये सामने सब लिखा है, रीजनल बेनिफिट्स, लार्जेस्ट मनी, इसके बेनिफिट्स अभी हम बात करते हैं। ब्रिक्स के अलावा हमने आपको बताया सार्क। सार्क क्या है? साउथ एशिया के जो ग्रुप है उसका है ये रीजनल कोऑपरेशन का, लेकिन इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पा रही है सार्क नेशंस को, क्योंकि साउथ एशिया के जो देश है वह गरीब है, बहुत सक्सेस नहीं मिल पा रही है। इसके बाद RCPA है, RCEP है, इंडिया ऑप्टेड आउट, इंडिया उससे बाहर हुआ है। RCPA क्या है? यह बनता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। क्या बनता है? RCEP क्या बना? जो इंडिया उससे बाहर हो गया। RCP क्या? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसके अंतर्गत जो एशियन कंट्रीज हैं उसके अंदर +5 देश और हैं। यह भी एक ग्रुप है, यह भी एक ब्लॉक है, जिसके अंदर से इंडिया अभी बाहर आ गया। इंडिया उसका पार्ट नहीं है। इसके बेनिफिट्स क्या है? इनके मेंबर्स के देखिए बेनिफिट्स ऑफ लार्जर मार्केट्स, बार्गेनिंग पावर, रीजनल ग्रोथ। क्या मतलब हुआ? इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इन ब्लॉक्स के ग्रुप के फायदे क्या है? इससे क्या होता है? लार्जर ट्रेड, एक बड़ा व्यापार दूसरे सभी देशों के अंदर होता है, एक दूसरे देश के साथ होता है। कॉमन स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं, सभी देश जो ब्लॉक होते हैं उनका एक स्टैंडर्ड बन जाता है सभी देशों का आपस के अंदर। व्यापारिक संबंध अच्छे बन जाते हैं। स्ट्रॉन्गर बार्गेनिंग पावर, बार्गेनिंग कर पाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के जो ब्लॉक्स नेशंस होते हैं, उनके अंदर जो पावर है उनकी ग्लोबली एक जैसी नजर आती है सभी देशों के अंदर। तो इस प्रकार इस ब्लॉक्स के फायदे भी हैं। तो लास्ट में हमने पढ़ा कि समरी मैं लाया हूँ
जो ईपीएफओ के स्टूडेंट हैं उनके लिए समरी ये है अल्टीमेटली कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट है। देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है इससे, सॉरी कंक्लूजन क्या है देखिएगा। अभी तक जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा आपके स्क्रीन पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ट्रेड एग्रीमेंट्स, ग्लोबलाइजेशन, रीजनल बैंक्स, ब्लॉक्स, ये हमने सब पढ़ा। तो आपके स्क्रीन पर जो आज हमने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत चीजें पढ़ी, डब्ल्यूटीओ क्या करता है इसमें, सेट्स, डब्ल्यूटीओ क्या करता है देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सेट्स ट्रेड रूल्स, दुनिया के सभी देशों के लिए एक ट्रेड व्यापार का रूल सेट करता है। आईएमएफ क्या करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है, स्टेबलाइजेस इकोनॉमीज इन क्राइसिस। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है, शॉर्ट टर्म जो लोन देता है ग्लोबल इकोनॉमिक को, ग्लोबल अर्थव्यवस्थाओं को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, स्थिरता प्रदान करता है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म लोन देता है, डेवलपमेंट फंडिंग करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड शॉर्ट टर्म लोन देता है और वर्ल्ड बैंक जो देता है वह लॉन्ग टर्म लोन देता है। जो वर्ल्ड बैंक उनको देता है जो विकास होता है इनका, एक जो लॉन्ग टर्म के लिए विकास किया जाता है देशों द्वारा, उनको वह लोन देता है। भारत में ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बहुत लंबे हैं, जिस वर्ल्ड बैंक ने लोन दिए हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रेड एग्रीमेंट्स। ट्रेड एग्रीमेंट जैसे अभी हमने डिटेल में अभी बात करी है, क्या है ट्रेड एग्रीमेंट्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड रीजनल ब्लॉक्स क्या है, एक्सपेंड करते हैं, ट्रेड एक्सपेंड करते हैं यानी कि बढ़ाते हैं। ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या करते हैं, बूस्ट ट्रेड करते हैं, व्यापार को बढ़ाते हैं, बट उससे नुकसान होता है डोमेस्टिक मार्केट को, घरेलू उद्योगों को नुकसान होता है। ट्रेड एग्रीमेंट्स के माध्यम से बढ़ाता तो है दुनिया के सभी देशों में, लेकिन इससे डोमेस्टिक जो व्यापार होता है वह बहुत इंपैक्ट होता है। और ग्लोबलाइजेशन क्या है, नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज प्लस चैलेंजेस। इसके क्या है, अपॉर्चुनिटीज है, टेक्निकल असिस्टेंस आती है एक देश के दूसरे देश के साथ, ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत कैपिटल आती है, कल्चर आता है, माइग्रेशन होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बनता है, बेहतर होता है, चीजें बनती हैं, लेकिन इसके साथ साथ चैलेंजेस भी बने हुए हैं। डोमेस्टिक मार्केट बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि दूसरे देश जो डेवलप्ड हैं उनके पास टेक्नोलॉजी बेहतर होती है, उनके पास कैपिटल अधिक होती है, उनके पास रिसोर्सेज बेहतर होते हैं। गरीब देशों के बाद रिसोर्सेज होते हुए भी इसको रिसोर्स मोबिलाइजेशन बेहतर नहीं हो पाता। नेक्स्ट हमने पढ़ा रीजनल ब्लॉक्स, अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबलाइजेशन, चैलेंजेस। इंडिया, यहाँ लिखा है इंडिया मस्ट बैलेंस ग्रोथ, इक्विटी एंड सेल्फ रिलायंस। भारत का इस पे एक संदेश है कि वह अपने को आत्मनिर्भर और बेहतर बनाए इन सभी चीजों में। रीजनल ब्लॉक्स के अंदर हमने आपको ये बताया कि रीजनल ब्लॉक्स के अंदर क्या है, राजनीतिक कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, ये भी हमने आपको बताया था। नमस्कार, मिलता हूं मैं आपसे दूसरी क्लास में।